राम राम भाइयों। हरियाणा विधानसभा का सेशन चल रहा है। कल सेशन में रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे और कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला ने किसानों की दशा और राजनीति में आरक्षण के मुद्दे उठाए, तो सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम ने उन पर कैथल विधानसभा को लेकर ही चुटकी ली। उन्होंने कहा कि क्यों न कैथल को ही रिजर्व सीट बना दिया जाए। सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया ने सिरसा में नशे का मुद्दा उठाया और सिरसा में मेडिकल कॉलेज को जल्द शुरू करने के लिए कहा। वहीं इनेलो के विधायक डबवाली से आदित्य देवीलाल ने डबवाली कांड की याद में बनाए स्मारक पर राष्ट्रीय स्मारक बनाने और पीड़ित परिवारों को नौकरी देने की मांग उठाई। वहीं सफीदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने हरियाणा में गुंडागर्दी पर लगाम लगाने को कहा। नकली दवाई और मिलावट करने वालों पर सख्त से सख्त कानून बनाने की भी मांग उठाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार 54% हरियाणा के लोग दूसरे स्टेट्स में रोजगार के लिए जा चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मंत्री अरविंद शर्मा में भी नोकझोंक हुई। हुड्डा ने रामकुमार गौतम का हक देने पर भी चुटकी ली। देखते हैं विधानसभा में किसने क्या कहा। 22% है मेरे एमपी में दे दो और कैथल को भी रिजर्व कर दो। हरियाणा में सारी नौकरियां सारी मैं भी शामिल था, हम भी हुड्डा साहब का पर्ची ले ले जाया करके। इन्होंने जस्टिस के लिए कहा। मैं इसी बात में और तो मैं कहता ही पब्लिक आपको गोलियां चली थी और तक के अंदर गोलियां जस्टिसों के ऊपर। पंडित जी कहाँ थे भाई? करने के बेटी चला मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया। अभी से किसी जाति का नाम नहीं लेना, खून जलता है। तरस गए थे हरियाणा में इस बात के लिए कि सबको सबका हक कब मिलेगा। गौतम जी बस अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी कहता हूँ रामकुमार गौतम जी का हक दे दो। इस तारीख को जैसे सीएम साहब का दौरा है हमारे सिरसा में मेडिकल हॉस्पिटल को लेकर, इसका मैं सीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछले तरीके से जैसे पहले कुछ अड़चने रही थी, हॉस्पिटल की शुरुआत नहीं हो पाई, ऐसा नहीं होगा। और मुझे भी पॉजिटिव महसूस होता है कि सीएम साहब जल्द से जल्द इसको शुरू करवाने के साथ साथ जो टाइम पीरियड 2 साल का है उसमें कंप्लीट कराने का काम करेंगे, टाइम बाउंड करेंगे। और हमारी हेल्थ मिनिस्टर उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सिरसा आ रही हैं, जैसे मैंने डिमांड्स उठाई थी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की, तो एक बार आ रही हैं तो दौरा करें, देख के जाएं क्या क्या कमी है। नशे को लेकर जो बात की थी, तकरीबन 65 अड्डे ऐसे हैं जो हमारे पास लिस्ट है, वो सीएम साहब को मैं हैंड ओवर करूंगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं और उसका फीडबैक लें। एक जो 2 माइनर थे, भिंगतानी और बंबूर माइनर 2018 में पास हुए थे, 66 करोड़ रुपया उसके लिए अनाउंस हुआ था। 70% फार्मर्स ने लैंड के लिए यस कर दी, तो सीएम साहब आ रहे हैं, उसका संज्ञान लें और उसको जल्द शुरू कराने का काम करें। हरियाणा में 23 दिसंबर 1995 को डबवाली अग्निकांड हुआ था और वो सबसे बड़ी घटना थी जो हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर 442 डेथ हुई थी और 90 लोग उस अग्निकांड से पीड़ित हैं और जिसमें अभी 42 लोग जीवित हैं। तो मेरा आग्रह कि डबवाली की सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी घटना थी, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और जो परिवार के सदस्य, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर सकते, उनकी हालत ऐसी है और उनके घर का जो खर्चा नहीं निकाल पा रहे, और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ी लिखी हैं, लड़कियां भी हैं उसमें जो पढ़ी लिखी हैं, कोई उनकी नौकरी की व्यवस्था की जाए। उसके साथ साथ सभी विधायक गणों की जो पेटी ग्रांट है वो 15 लाख से बढ़ा के 25 लाख की जाए, क्योंकि अभी हर चीज महंगी है। किसी को अगर मदद करें तो इलाज भी महंगा है, तो ये सभी विधायकों के लिए कि 25 लाख की जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी टाइम थोड़ा सा ठीक नहीं, समय इतना ही रहेगा। समय तो कोई बात, आप इतने समय में रख लीजिए अपनी बात। इतने समय में तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इतने समय में तो नेक्स्ट सेल्फ यही है, सागर में सागर कीजिए आप। 5, 12, 14, 17, 20 पे बोलना था, लेकिन नेक्स्ट सेल में इतना ही कहूंगा। एक तो लैंड ऑर्डर के बारे में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, इसको योगी आदित्यनाथ जी वाला स्टेट बना दो, उससे भी बढ़िया बना दो।
मैं कहता हूँ लोग याद करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं आपको। कितना ही बजट लगो कुछ लगो, एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन, गुंडा नजर नहीं आना चाहिए कहीं भी मुख्यमंत्री महोदय। एक तो ये, एक होमगार्ड वाले बेचारे 4 महीने में लिया हटा दिया, उनको चाहे गेस्ट टीचर की तरह से कर दो, हटाओ ना। उसके घर में चूल्हा चौकी बेचारा का बंद हो जाता है 4 महीने के बाद। दूसरा 12 में ये एक ये एजुकेशन का है, 15 साल से, फिर तो बात बनेगी नहीं, 15 साल से पीएचडी टीचर लगे हुए हैं प्राइवेट कॉलेज में 16 हजार की तनख्वाह में। 4 महीने हटा देते हैं, 8 महीने लगा लेते हैं। सब कुछ सरकार ही देती है, सरकार ही चला रही प्राइवेट कॉलेज को, तो उनका बढ़ाओ और उनको हटाओ ना, उनका ग्रेड बढ़िया करो। एक सेकंड बस, ज्यादा नहीं करूंगा, मामूली सा। एक ये नकली दवाइयां, हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। नकली दवाइयां मार्केट में इतनी हैं, कितने पैसे ले लेके बेचारे इलाज कराते हैं, पर उनका इलाज सही नहीं होता। और हर चीज में मिलावट है। आप कोई मिठाई खाओ, सख्त से सख्त कानून बनाओ ताकि रूह कांप जाए। दूध में पानी मिलाने वाले की, नकली दवाई वाले की, नकली जो ये मिठाइयां वाले की, और जितने बेईमान है उनको पता लगे भाई वक्त बदल गया है। अब इस समय नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, उनको पता लगना चाहिए इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। देखिए अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो हमारा सत्यानाश हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा। ये नस्लें कमजोर हो जाती। मैं एक मिनट और नहीं बचा, आधा मिनट लो, थोड़े से आधे मिनट में, कोई बात नहीं, आधे मिनट में। एक ये हमारे हेल्थ में, अच्छा सॉरी, पब्लिक हेल्थ का जो था, मुआना गांव में वहां सीवरेज लगा था, वहीं सब कुछ खत्म, सीवरेज भी खत्म, गलियां भी खत्म। तो जो ये भ्रष्ट लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। और ये जो म्युनिसिपल कमेटियां हैं, फैक्ट्री, एमई, सब तरफ इतनी करप्शन है, मैं कहता हूँ सारा कुछ पी जाते हैं। एक मैं विशेष तौर से एक बात और कहना चाहता हूँ, जितना भी आप जिस तरीके से भी संस्थाओं को जो पैसा, किसी में भी संस्थाओं में टेंडर नहीं लगना चाहिए, वो सारा डायरेक्ट संस्थाओं को, जो रजिस्टर्ड संस्थाओं को, ताकि कोई आदमी उसमें बीच में ना खाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो, मॉनिटरिंग कर दो, कुछ कर दो, लेकिन पैसा कोई भी टेंडर। अभी एक सेकंड, कांग्रेस सरकार ने पहली बार 1994 में हर म्युनिसिपल काउंसिल व म्युनिसिपल कमेटी में बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 सीट रिजर्व की थी। यह हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट के सेक्शन 10 सब क्लॉज 4 में 9 मार्च 1994 को अमेंडमेंट करके किया गया था। यह अमेंडमेंट एक्ट था एक्ट नंबर 3 ऑफ 1994, 1994। हरियाणा में बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन तब से आज तक चली आ रही है कमेटीज और काउंसिल्स में। स्पीकर सर, मैं यह अमेंडमेंट इसलिए प्रपोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि ये सरकार BCA एवं BCB के हमारे साथियों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार यह बताए कि वो सेक्शन A सब क्लॉज 4A सब क्लॉज स्मॉल लेटर रोमन न्यूमरल 1 में अमेंडमेंट कर BCB की रिजर्वेशन कैलकुलेट करने के लिए BCB की पॉपुलेशन को आधी क्यों गिन रही है। BCB की पूरी पॉपुलेशन को कुल पॉपुलेशन से प्रोपोर्शन निकालकर BCB की सीटें क्यों नहीं बनाई जा रही। बीजेपी सरकार ने इसी प्रकार से BCA के साथियों के साथ म्युनिसिपल काउंसिल एवं म्युनिसिपल कमेटी में भी रिजर्वेशन और भी BCA की जनसंख्या से आधी मानकर यानी 50% काटकर तय की थी। यह अमेंडमेंट सेक्शन 10A सब क्लॉज 4A स्मॉल रोमन न्यूमरल 1 में किया गया था। मैं सरकार से पूछता हूं कि BCA और BCB के साथियों को यह भेदभाव क्यों, उनकी पॉपुलेशन पूरी क्यों नहीं गिनी जा रही। बताइए आप, उनकी पॉपुलेशन को 50% कट लगाकर रिजर्वेशन का फैसला क्यों किया जा रहा है। भाजपा सरकार तो बैकवर्ड क्लासेस के बार बार बात करती है, नारा भी लगाती है, तो फिर रिजर्वेशन देते हुए उनकी संख्या को 50% कटौती क्यों कर रही है। बताइए, यह बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ है। इसलिए मैंने अमेंडमेंट दिया है कि BCA एवं BCB की पॉपुलेशन पूरी गिनी जाए तथा इसी क्राइटेरिया पर म्युनिसिपल काउंसिल एवं म्युनिसिपल कमेटी में उनकी रिजर्वेशन का फैसला हो। मैं इसलिए निम्नलिखित अमेंडमेंट प्रपोज करता हूं माननीय अध्यक्ष, सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स द सेम proportion to the total number of seats to be filled
by direct election in that municipal council/committee as the population of backward classes B is to the total population in that municipal council/committee, in place of and by deleting the words the same proportion to the total number of seats in that municipal council/committee as 1/2 of the proportion of backward classes B population to that total population in that municipal council/committee. मेरी दूसरी अमेंडमेंट है माननीय अध्यक्ष जी कि सेक्शन 10 सब क्लॉज 4A सब क्लॉज स्मॉल रोमन न्यूमरल 1 के पहले प्रोवाइजो को खत्म कर दिया जाए। स्पीकर सर, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कांग्रेस ने देश भर में बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन दे रखा है, तो फिर म्युनिसिपल काउंसिल एवं म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन में भी हमें बीसीए एवं बीसीबी के साथियों को 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। इसलिए मैंने सेक्शन 10 सब क्लॉज 4A स्मॉल रोमन न्यूमरल 1 के एक नया प्रोवाइजो पेश किया, जिसके मुताबिक बैकवर्ड क्लासेस ए एवं बी को कम से कम 27% रिजर्वेशन हम देंगे। मैं ये प्रोवाइजो आपको पढ़कर सुनाता हूं। Provided that the reservation for backward classes A and B shall never be less than 27% of the total seats to be filled by direct election in municipal council/committee. स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, हमें BCA एवं BCB के साथियों को राजनीतिक लॉलीपॉप नहीं देनी। हमें BCA एवं BCB के साथियों को सिर्फ नारों से खुश नहीं करना, हमें उन्हें राजनीतिक ताकत देनी है। हमें उन्हें बराबर की हिस्सेदारी बनाना है और देनी है। यही बैकवर्ड क्लासेस की असली सेवा होगी। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी से, पूरे सदन से, कि मेरी अमेंडमेंट्स मंजूर की जाए। शुक्रिया। इनका जो फार्मूला है, नौजवान है, बड़ा शाना लड़का है, नया नया आया है, इंग्लिश भी अच्छी जानता है। मैं तो इससे भी फालतू एक सजेस्ट करता हूँ, अगर सही ताकत देनी है तो 27% MLA MP में दे दो और कैथल को भी रिजर्व कर दो, जमाएं बढ़िया हो जाएगा। कोई कर दो, सारा करो, MP में MLA में कर दो। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बिल सर आया, बहुत डिस्कशन के बाद वो पास भी हो गया। सिख संगत की यही शुरू से ही मांग रही है कि इसके चुनाव होने चाहिए और सरकार इसमें गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रही है। बार बार बहुत पहले चैलेंज हो गया, फिर क्लियर हो गया, फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, आज फिर अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं। दीज आर द ऑटोनोमस बॉडीज और इसकी ऑटोनॉमी बरकरार रहनी चाहिए। इसमें बार बार सरकारी तौर पर हस्तक्षेप करना, अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूँ कि ज्यादा उचित नहीं है। जब हमारे हरियाणा के सिख समाज के द्वारा ये मांग की गई थी कि उनकी वक्री SGPC होनी चाहिए, उनकी मांग पर ये बना दी गई, फिर वो चैलेंज हो गया। अब तो सब कुछ क्लियर है, बार बार अमेंडमेंट लाना उनकी भावनाओं को पूरी तरह से ठेस पहुंचाने का काम है। तो मेरा तो यही कहना है कि ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर या इलेक्टेड, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम इसमें होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। कांग्रेस के समय में इतनी खराब मिट्टी हुई थी, आप सबको याद होगा, सबको रोहतक के अंदर गोलियां चली थी रोहतक के अंदर गोलियां गैस टीचरों के ऊपर। गैस टीचरों की बात करते सर, आपके माध्यम से पूछता हूँ, पंडित जी कहाँ थे भाई? कोई तजुर्बा से बता रहा हूँ मैं, एक मिनट बोलना, वही याद भाई, वही बात तो मैं याद करके बता रहा हूँ आपको क्या हुआ था। और सुनो, एक मिनट, मैंने हुड्डा साहब, एक मिनट, मैंने हुड्डा साहब 2006 में इस बात का डट करके विरोध किया था, डट करके इस बात का, कांग्रेस में होते हुए डट कर विरोध किया इस बात का। मैंने पूरा भाषण अपनी बेटी का सुना, गीता बुकल का, अरोड़ा जी के भी बड़े तगड़े ख्यालात हैं, इसके भी सुने, सबके सुने। अध्यक्ष महोदय, तन्ने तो बेटी ये सर आदमी सूटे ना छोड़ दिए थे, मैं तो यूं बेटी इसने ना छोड़ी है, तेरे तू बहुत काबिल छोरी है, लेकिन इसके लिए लगी नहीं इसने जो है, इसने भाषण बड़ा गजब का था, हर बात कीमती थी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मेरा आशीर्वाद तेरे गले है बेटी, तू ना चिंता कर। वैसे बीच में साथ दिया अध्यक्ष महोदय, अपना देश अनेक साल गुलाम रहा, क्योंकि इस देश में बड़ी खतरनाक बीमारी थी, फूट आपस में, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, भ्रष्टाचार, एक से एक गद्दार आदमी में लगा हुआ था इस देश में।
उन्होंने इस देश को गुलाम बना दिया अध्यक्ष महोदय। खैर चलो, अभी कुछ दिन से, एक मिनट मेरा वाली बात बेटी छोड़ो, एक बात सिर्फ पहले तो इनका जवाब दे दूं, इसका अपने अरोड़ा जी का। अरोड़ा जी, मैंने ये नहीं कहा अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी का जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। नहीं जी, मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया, आप विचार कोटेड मी, ठीक है, आप अपने विचार। मैं बीसीबी के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल। आप देखिए, मैं ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं। इस देश का चलन हो गया। ये रिजर्वेशन जो था किया था संविधान में, दिस वाज ओनली फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज, सिर्फ उनके लिए था ये। लेकिन एक होड़ लगी, हर आदमी ये कहता है मैं तो ओबीसी में आऊंगा। हमारी जितनी कौमी पटेलों ने अपना आपने देखा गुजरात में बड़ा जबरदस्त एजुटेशन चला। मराठा भाई अब भी एजुटेशन चालू है। हमारे जाट भाइयों ने किया। अनेक कम्युनिटी जो बड़ी बड़ी कम्युनिटी थी, सब ने रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी है। एक चलन चल पड़ा इस देश में कि भाई हम तो सारे बैकवर्ड बनेंगे। हर आदमी के दिमाग में ये है कि ये जो इनकी खोर में गरीब आदमी का जो थोड़ा बहुत दाना पानी गिरा, इसने भी चल लूं मैं। एक्चुअली मेरा कहना तो केवल ये था, ये बात थी सिर्फ रिजर्वेशन की, किसमें, म्युनिसिपल कमेटी में, कॉर्पोरेशन में, इन्हीं में थी सिर्फ। जो कम्युनिटी इतनी ताकत रखती है, दूसरे की भी वोट छीन के डाल दें, उनको इसमें कम से कम रिजर्वेशन की लोड नहीं है। मेरा कहना ये था सिर्फ। जो शांति करो, जो कम्युनिटी, जो कम्युनिटी भाई किसी घर किसी जाति का नाम नहीं लेना है, किसी जाति का नाम नहीं लेना। अध्यक्ष महोदय, देखिए मैं देख रहा हूँ कई दिन से, ये बात सही है कि आरक्षण मैं देख रहा हूँ, विषय में ये आती है बातें, जाति का नाम नहीं लेना। सुनो, किसी ने बहुत खून जलता है। जो भी नेता बड़े से बड़ा खड़ा होता है, कहता हम ये 50% की बाउंड्री तोड़ देंगे, 80% रिजर्व कर देंगे, हम 90% रिजर्व कर देंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अरे भले आदमी, इतने साल राज किया तुमने, जब क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना? जब तो तुम मौज कर रहे थे, सोच रहे थे ये तो सारी जिंदगी हमने राज करना है। और एक बात कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बहुत गजब का काम किया है। ये जो HKRN के इनको पूरी सुरक्षा दे दी और इन्होंने कॉलेज लेक्चरर्स को पूरी सुविधा दे दी। मेरा तो आग्रह इनसे ये भी है, प्राइवेट कॉलेज वालों को भी वही सुविधा दे दो आप जो गवर्नमेंट कॉलेज वालों को दी। बजट आपका ही है सारा। आप यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए 1500, उनको भी आप यही सहूलियत दे दो। और एक खास तौर से कहना चाहता हूँ, PGT के जो संस्कृत टीचर थे अभी पक्के आ गए, उनकी जगह 40-45 बेचारे हटा दिए और HKRN की PGT संस्कृत टीचर की और निकाल दी। पहले उनको एडजस्ट कर दो, बेचारे जो एक साल से लगे हुए थे। कुछ जो कमी पेशियां हैं वो दूर करो, लेकिन अब आपकी मंशा, इरादा कहीं गलत नहीं है, बहुत गजब का इरादा है। और एक बात और बता दूं, किसी को गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। हालांकि ये चलन बहुत पुराना चल रहा है। हरियाणा में सारी नौकरियां, सारी ही, मैं भी शामिल था, हम भी उड़ा साहब पे पर्ची ले जाया करते, पता नहीं किस किस पे लेके गए हैं। इन पे क्यों सारे करते थे, बीजेपी वाले भी करते थे सरकार जब बनी सीर में। ये तो खट्टर साहब ने पहली बार एक बहुत ही गजब का फैसला किया है, पढ़ना सिखा दिया लोगों को। तरस गए थे हरियाणा में इस बात के लिए कि सबको सबका हक कब मिलेगा। नायब सैनी, सबको सबका हक दे देना। दावे से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, चौथी बार रिपीट करेगा। चौथी बार मैं कह रहा हूं राम कुमार को। और मैंने अनाउंस किया था, सुनिए एक सेकंड, मैंने अनाउंस किया था जब ये कह रहे थे सट्टा वाले 24-25 सीट आएंगी सिर्फ बीजेपी की, मैंने देख लिया। गौतम जी बस ये विषय है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी कहता हूँ, राम कुमार गौतम जी का हक दे दो।
खराब हो जाएगा। विनय सदनखा नए सदस्य के रूप में बहुत से सदस्य इस चीज को देख रहे हैं और सारी कार्रवाई को। सर, एक नई प्रथा शुरू की गई हरियाणा में सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के कार्यकाल में, और उसका इसमें लिखा भी है गेस्ट टीचर। किस तरीके से एक नया ऐसा रास्ता निकाला गया कि जहां अपने लोगों को लगा के और हरियाणा के जो बच्चे हैं उन पे ऐसे टीचरों को थोपा गया। और जब सारी चीजों की जांच हुई तो बहुत से हड़बड़ाहट में किसी ने अपना अंगूठा कटवाया, किसी ने कोई कहीं अपने अपने अलग अलग उन्होंने बचाव के तरीके अपनाए। एक नई प्रथा कांग्रेस के टाइम में शुरू की गई। हुड्डा साहब ने आदित्य जी थोड़ा बिल पे ही रहे। ये नई प्रथा चला के हरियाणा का नाश करने का काम किया। मुझे हिसार में एक युवती मिली, हिसार में युवती मिली और उस युवती ने मुझे बताया, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी वो नहीं आपकी करतूत बता रहे हैं कि वो क्या करतूत कर मंत्री जी कि वो पढ़ी लिखी है। एक मिनट मेरे को पूरा बोलने दो सब पूरे। आदित्य जी अपनी बात करो। उस युवती ने मुझे बताया कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी है, MA MPhil महिपाल जी प्लीज बत्रा जी प्लीज बैठिए। ठीक है डॉक्टर साहब होगी। उसने मुझे बताया कि उसने MA MPhil की हुई है, बहुत पढ़ी लिखी थी, काफी डिग्रियां उसके पास थी। उसने कहा कि मेरा सपना था, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं सपना था। आदित्य जी स्क्रीन पे देखना, 5 मिनट पूरे होने पे आपकी बात खत्म हो जाएगी। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख के नौकरी लगूंगी और दफ्तर में टेबल होगा, चेयर होगी, उस पर घंटी होगी, मैं घंटी बजाऊंगी और पानी वाला पानी लेके आएगा। घंटी बजाऊंगी तो पीएन जो बाहर खड़ा है उसके पर्ची लेके आएगा। उसने आगे कहा कि यह तो मेरा सपना था, लेकिन विडंबना यह है कि आज घंटी अंदर से जो जाता है और मैं पढ़ी लिखी पानी लेके जाती हूँ, गिलास लेके जाती हूँ। तो ये नई प्रथा बीजेपी की सरकार में शुरू की गई रोजगार निगम की, इसने सर्वनाश कर दिया हरियाणा का। पढ़े लिखे टैलेंट को मार दिया। पढ़े लिखे नौजवान ने जैसी ये आई उस टाइम इसमें अप्लाई किया और इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग, किसी को तो नाई की जॉब मिली, कोई कुक की मिल गई, किसी को स्वीपर की मिल गई, और वो हैरान हो गए कि तुमने इतनी बड़ी तालीम हासिल की, तुम्हारे माँ बाप ने इतना पैसा तुम पे लगाया और तुम 14,000 की नौकरी में जाके खड़े हो। अगली बारी अगर वो कोई अप्लाई करे तो उसके 5 नंबर काट ले कि तेरे को तो पहले नौकरी मिल गई। और जो छोटी जॉब्स थी उनमें सारा का हरियाणा का पढ़ा लिखा युवा युवतियां सारी नौकरी लगी, और जब बड़ी जॉब की बारी आई तो सारे के सारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाहर के ऑफिसर जल ला के आज हरियाणा के अंदर वो नौकरी कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि एक तरफ हम जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उनका कोई प्रमोशन नहीं है उसमें। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार निगम में भर्ती हुआ है, बड़े सपने संजो के, अच्छी बात है उसको नौकरी मिल गई, लेकिन जब उसको ये पता लगेगा कि तेरी प्रमोशन ही नहीं है, अगर तू स्वीपर लगा है, MA MPhil PhD करा हुआ स्वीपर लगा है, तो वो सारी उम्र स्वीपर ही रिटायर हो जाएगा जाके। ऐसे हालात हरियाणा के अंदर हैं और ये हमारी एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी पॉलिसी के बारे में कोई स्टेट अदर स्टेट लेना नहीं चाहती। वो देखती है कि हरियाणा का टैलेंट सारा का सारा हमने खत्म कर दिया। कहाँ हमारे बच्चे UPSC क्लियर करते थे और
अच्छे तालीम हासिल करके बड़ी बड़ी नौकरियों में जाते थे। आज हमारे गांव का युवक जो है पढ़ा लिखा, वो भी पर्ची नहीं घूमता है जी, रोजगार निगम में नौकरी लगवा दो। ऐसे मानस हरियाणा के नौजवानों को बढ़ा दिए गए हैं और हम खुश होकर तालियां बजा रहे हैं कि हमने 2 लाख नौकरियां दे दी। हमें इस बात के अच्छा कई तो इसमें भी मिले मेरे को बहुत से। अध्यक्ष जी, काफी चर्चा हुई और बहुत सारे लोगों को बोलना भी चाहिए। ये बड़ा गंभीर विषय है, सबके अपने अपने विचार आए और सबको मालूम है ये जो निगम है इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये तो टेलीफोन पे या उस पर सब भर्ती में कोई बात नहीं, सबको नौकरी दी है, लेकिन नौकरी किस लेवल की दी है, कितनी तनख्वाह मिलती है, उसका क्या कारण है। आज मैं जो रिपोर्ट आपको बताता हूं कि हरियाणा में क्या हो गया। ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, उसकी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 54.7% से अधिक शिक्षित युवा रोजगार तलाश में अन्य राज्यों में चले गए, क्योंकि यहाँ तो जो शिक्षित हैं उनको रोजगार कौन सा मिल रहा है, निगम में क्या कितनी तनख्वाह मिल रही है, कोई पढ़ा लिखा करते नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष जी, मैं कोई ज्यादा चर्चा सबने कर ली, कहने का फायदा भी नहीं है, आपके माध्यम से निवेदन है कि लगाए हैं आपने, अब इनको इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, युवाओं के साथ इनका कोई ना कोई रास्ता निकालो, इनको रेगुलाइज करो जो लगाए इनके साथ। ये पूरी सारी मतलब आज एक कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि हम इनको गारंटी देते हैं, कल को कोई दूसरी कैबिनेट आएगी उसका क्या गारंटी, कॉन्ट्रेक्चुअल तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो उल्टा कर देगी। तो ऐसा काम ना करो ताकि इनके ऊपर इनके भविष्य पे तलवार लटकी रहे। रेगुलाइज के लिए कोई रास्ता निकालो, सेलेक्ट कमेटी बनाओ, उसमें डिस्कस करो, जब इसकी बात करो और इसका कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए ताकि इनकी भी रेगुलाइज हो और आगे भी जितनी नौकरियां हो रेगुलाइज हो ताकि लटकी रहे। मुख्यमंत्री आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो कैरन का उनको सुरक्षित करने के लिए आज हम बिल लेकर के आए हैं, इसकी लंबी कहानी है। अगर हम देखेंगे लंबी कहानी नहीं करूंगा, छोटी मान्य ऑर्डर छोटी करूंगा, लंबी नहीं करूंगा, बिंदु बिंदु बताऊंगा आपको। मेजोरिटी जो है एज इस वे, अपोजिशन एज इस वे, ये प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, खत्म करो, आपका पास कराओ। चलो माननीय देखिए, इसकी कहानी एक ऐसी कहानी है कि व्यक्ति का मन कुसीजता है। मन इसलिए कुसीजता था क्यों, मेहनत करता था, जब महीने के एंड में उसको अपने मानदेय की बात आती थी तो उसको कभी 3,000 रुपये उसके हाथ पे रख दिए जाते थे, कभी 5,000 रुपये रख दिए जाते थे। अगर वो माननीय अध्यक्ष जी आवाज उठाता था तो उसको बाहर कर दिया जाता था। तो इस भय के कारण वो बोलता भी नहीं था। उसकी ये किसने किया? नहीं, हुड्डा साहब किसने किया, मैं बता रहा हूं। ये किया करने वाले कौन है? करने वाला कोई माननीय अध्यक्ष जी और नहीं है। ये कांग्रेस की गलत नीतियों को ठीक करने का काम हमने किया है। ये आपकी गलत नीतियां हैं। मैं बताना चाहता हूं जी आपको, मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट।